वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि 20 से लेकर 25 मिनट में आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी खत्म हो जाए। और पिछली बार मैं आपको बता दूं, बीएससी फाइनल ईयर के एचएमडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पिछले साल के पेपर में इस वाले टॉपिक से 9 सवाल आए थे, 8-9 सवाल आए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाला हिस्सा है, हमको ये डिस्कस करना है। ये वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा। मैं जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो सब कॉन्सेप्ट रिपीट कर लेता हूँ, क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के में आपके पास यूवी है और आपके पास आईआर है। आईआर में आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया, हुक लॉ हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गया है। यूवी में इंट्रोडक्शन हो गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया है, वुडवर्ड फिशर रूल हो गया है, और शिफ्ट इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना सा सिलेबस है, मुझे इतनी सी बात करनी है। आप कॉपी पेन उठाइए और काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आईआर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आईआर से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द आईआर से स्टार्ट करते हैं। आईआर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आईआर को हम कहते हैं, आईआर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या फिर इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो पेपर में वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, आईआर में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी सोर्स की इंटरेक्ट करते हैं। सोर्स और सैंपल को, सोर्स को जब किसी सैंपल पे डालते हैं तब हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आईआर रेंज का सोर्स लेते हैं, आईआर रेंज का सोर्स लेते हैं और उसको हम किसी सैंपल पे डालते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, या आईआर स्पेक्ट्रा आपका क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है जी। आईआर के सोर्स कौन सा, अब इस पे बात करूं मैं। अगर आईआर में जो बेसिकली जो सोर्स लेते हैं आप, सोर्स लेते हैं, वो सोर्स लेते हैं आप नस्ट ग्लोवर सोर्स लेते हैं, या आप लेंथेनॉइड के ऑक्साइड लेते हैं, लेंथेनॉइड के ऑक्साइड लेते हैं। जबकि आप यूवी में जो सोर्स लेते हैं वो आपका टंगस्टन लैंप या ड्यूटेरियम लैंप होता है। आईआर में सोर्स आप नस्ट ग्लोवर या लेंथेनॉइड के ऑक्साइड ले सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। ये बेसिक सी बात हो गई है। अगर मैं बात करूं आईआर की जो रेंज है, आईआर हो गया है, इतनी सी बात आपने समझ ली होगी। सोर्स हम नष्ट ग्लोबल लेते हैं इसमें। अब अगली सी बात जो हो गई है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। हम 3 हिस्सों में कैसे कहते हैं, हम पहले कहते हैं नियर आईआर, दूसरा हम कहते हैं मिड आईआर, और तीसरा आता है आपका फार आईआर। क्या पता वो आपसे इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी ऑर्डर रेंज भी पूछ ले। तो मिड आईआर होता है 0.8 माइक्रोन से लेके आपका 2 माइक्रोन तक, 2.5 माइक्रोन तक। और ये होता है मिड आईआर होता है आपका 2.5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन तक, और ये होता है 15 माइक्रोन से 15 माइक्रोन टू अबव, उससे ऊपर तक जो भी है हमको इससे बात करनी है। तो मेरे लिए जो काम की चीज है वो है मेरे पास मिड आईआर की रेंज, नियर आईआर की रेंज, माइक्रोन है ये सब। ठीक है। 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, 15 to 25 माइक्रोन तक की जो रेंज होती है वो 5 आईआर की, हमारे मतलब सिर्फ मिड आईआर से है। तो मिड आईआर को, ये मिड आईआर की जो रेंज होगी, टेक्निकली जो आईआर की रेंज अगर आपसे पूछेंगे वो होगी 2.5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन तक। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेता हूं तो ये हो जाता है आपका 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रेंज होता है, ये आपकी आईआर की रेंज है। अब इसमें 2 चीजें हैं। ये जो रेंज है ये 4000 टू इसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है हमने। 2 हिस्से कौन कौन से हैं, एक हो गया है आपका 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके हो गया आपका 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक पहला, और दूसरा 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है जी। तो ये वाला जो रीजन होता है 4000 से 1500 का जो रीजन होता है, इसको मैं फंक्शनल ग्रुप रीजन कहता हूँ, जिसमें आपको ये पता चलता है किसी कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप है। और ये वाला जो रीजन होता है इसे मैं कहता हूँ फिंगरप्रिंट रीजन कहता हूँ। किसी भी 2 कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप रीजन सेम हो सकते हैं पर फिंगरप्रिंट रीजन सेम नहीं हो सकता है। ये आईआर का इंट्रोडक्शन है, रेंज रोज मैंने आपको बता दिया है यहाँ से। अब मुझे फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ और आईआर पे जितनी चीजें आपके काम की हैं उतनी बता रहा हूँ। सबसे पहले आता हूँ मैं हुक्स लॉ पे आता हूँ।
हुक्स लॉ आता हूँ। वैसे ये हुक्स लॉ मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, हुक्स लॉ की बात करूँ मैं तो हुक्स लॉ जो होता है वो फिजिक्स का लॉ है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है म्यू बार, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πc√k/म्यू होता है। के यहाँ पे के आपका फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, या जिसे आप बॉन्ड ऑर्डर भी सिंपली कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। और जो म्यू है उसे हम रिड्यूस मास कहते हैं। क्या कहते हैं आप? रिड्यूस मास कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया है। यहाँ पे 1/2πc तो कांस्टेंट है, ये k अपॉन म्यू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपका फोर्स कांस्टेंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस मास के। और जो रिड्यूस मास होता है म्यू जो होता है रिड्यूस मास होता है, ये होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। अब मुझे फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे इससे मतलब है। पहला फैक्टर जो है, फैक्टर्स मुझे जो पहले फैक्टर देखना है मुझे, मैं कहूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा मेरी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी मेरी बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब फोर्स कांस्टेंट बढ़ा। एग्जांपल के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अगर मेरा मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा मेरी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। एक सवाल वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मान लो OH की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रही है, ऑक्सीजन की जगह पे मैंने ड्यूटेरियम ले लिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मास बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ये क्या होगी, लेस देन कितना होगा 36 के, ये 2950 सेंटीमीटर के अराउंड आती है ये, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, घट गई है, आपकी फ्रीक्वेंसी घट गई है। मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। इस तरीके से ये समझ लेना आपको, ये इस पे एक क्वेश्चन आएगा। कभी कभी वो आपसे ये पूछ सकता है कि मास को मैंने 2 गुना कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी। तो ये सिंपल से सवाल है, इतने से कॉन्सेप्ट मुझे रखना है। हाँ, एक और चीज मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तीसरा फैक्टर है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए HF, HCl, HBr और HI, अगर मुझे पूछा जाए इनमें से फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा। HF की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और HI की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अगली बात, अगर जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट बढ़ेगा, अगर तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसको मैं अभी कोरिलेट करूंगा। तो ये मेरे पास हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ से रिलेटेड इतनी चीजें हैं, इतने से मेरा काम बन जाएगा। नेक्स्ट है, मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, आपको ये टेबल को समझना है और आपका उतने से ही काम बन जाएगा। तो रेंज है, सबसे पहले एक बात याद रखो, मैंने आपको एक चीज बताया, FONCl ये हो गया है, फॉन कॉन ब्रो CSI प्लीज होल्ड बाय। इसको मैं इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 38 सेंटीमीटर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे यही मिलता है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। हाँ, उसके बाद हो गया है OH होता है आपके पास 3600 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया है। और इसके बाद हो गया है आपके पास FON, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, ये आता है आपका 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स है। फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आता है आपके पास कितने पे, 3300 सेंटीमीटर, या ये इन तीनों में तो ज्यादा, ये होता है आपका 2900 से लेके 2500 सेंटीमीटर तक, और ये होता है आपका 2900 से 3000 तक, और ये होता है आपका 3000 से लेके 3100 सेंटीमीटर इनवर्स तक। मतलब देखो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद भी नहीं है मुझे, तो मुझे सिर्फ ये याद रखना है, इन तीनों में क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, एक बात। अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट को बता रहा था, आपके पास एक और ये लिख दीजिए, कार्बोनाइल की रेंज, कार्बोनाइल पूछेगा वो आपसे, तो कार्बोनाइल में आपको मैं रेंज बता रहा हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ से सवाल पूछेगा वो आपसे, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगा आपका कार्बन एमाइड का, सबसे कम RCONH2 एमाइड, फिर एसिड RC डबल बॉन्ड OH, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड,
फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोनाइल कंपाउंड में ये होती है एनहाइड्राइड, लिख दो यहाँ पे सीधा एनहाइड्राइड, ठीक है। ये रेंज हो गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये होता है आपका 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये होता है आपका 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये होता है 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये 1800 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और ये होता है आपका 1810 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है जी। ये हो गई है बात, ठीक है। ये रेंज हो गया है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जैसे ही NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेसिकली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जैसे ये वीक बॉन्ड होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम। खैर, आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज को देख लीजिए, यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और सवाल अगर आपसे उसने पूछ लिया डिग्री, वो भी पूछ सकता है वो आपको, हाँ, कि IR एक्टिव होने के लिए, IR एक्टिव होने के लिए आपके पास मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट हैव डाइपोल मूवमेंट। एक बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2n-5 ये लीनियर के लिए है, और 2n-6 नॉन लीनियर के लिए है। किसके लिए है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जरा इसको बता देता हूँ, इस पे भी सवाल आ गया, क्या पता पूछ लिया उसने, तो देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि वो कितने तरीके से वाइब्रेशन कर सकता है, 3n-5 और 3n-6। तो अगर मान लीजिए मेरे पास CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो मुझे इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ 2 × 3 - 5, ठीक है जी। 2 × 5 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 3 6, और 6 - 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए अगर मुझे पूछा जाए बेंजीन का, C6H6 बेंजीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो पूछ ले मुझसे, तो यहाँ पे कौन सा, क्योंकि नॉन लीनियर है तो 2n-6 लगेगा इस पे। लीनियर नॉन लीनियर कैसे पता चलता है, वेस्पर थ्योरी लगा के पता चल जाता है मॉलिक्यूल लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो 2 गुणा एटम कितने हैं, 3n होता है यहाँ पे, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9, 9 में से 5 गए 4, तो ये हो जाएगा 3n-6, 3n है यहाँ पे। तो 3 गुणा, टोटल एटम 12 है, -6, 3 चौकू 12 3 36 - 6 = 30। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेंजीन की कितनी हो गई है, 30 हो गई है। इतने पे मेरा IR खत्म हो जा रहा है। अब मुझे UV डिस्कस करनी है आपके साथ, ठीक है जी। चलो खत्म। UV पे भी मुझे 3 चीजें बतानी है, मैं जल्दी जल्दी उन 3 चीजों को समेट लेता हूँ और वो बता देता हूँ। चलो जी, UV पे आ रहा हूं मैं। UV को कहते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। एक बात याद रखो, जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, UV में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जितने भी मॉलिक्यूल है सब UV स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएंगे। मतलब UV में सभी मॉलिक्यूल को क्या करना है, UV स्पेक्ट्रा दिखाना है। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं सैंपल, लेते हैं सैंपल के साथ हम सोर्स की इंटरेक्शन कराते हैं, या फिर मैं इसको ऐसा कहूँ, अगर मैं सोर्स लेता हूँ और उस पर हम सैंपल डालते हैं, सैंपल और फिर क्या होता है, स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। यही तो कहता हूँ मैं, सोर्स होता है मेरा यूवी विजिबल रेंज का सोर्स होता है, यूवी विजुअल रेंज का सोर्स होता है। तो यूवी विजुअल रेंज कौन सी है मेरा, अगर मैं रेंज की बात करूं 200 नैनोमीटर से लेके आपका 800 नैनोमीटर की जो रेंज है, ये मेरा यूवी की रेंज कहलाती है। यूवी विजिबल की रेंज है, किसकी रेंज है, यूवी विजिबल की रेंज है ये यूवी विजिबल सबकी रेंज है ये, सवाल अगर पूछ ले तो। और 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की जो रेंज है, ये टिपिकल यूवी की रेंज है। यूवी की रेंज कौन सी है, 200 से 400। और 400 से जो 800 की रेंज है, ये किसकी रेंज है, ये किसकी रेंज है, ये विजिबल की रेंज है। इसी में हम चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। आपका जो विग बॉर आता है वो किस में आता है, विजिबल में आता है। इसमें जो सैंपल जो आप सोर्स यूज करते हैं, इसमें आप 2 लैंप यूज करते हैं। एक आप यूज करते हैं ड्यूटेरियम लैंप यूज करते हैं आप,
और दूसरा लैंप यूज करते हैं आप टंगस्टन लैंप यूज करते हैं। ठीक है जी, दो चीजें यूज करते हैं आप, एक ड्यूटेरियम लैंप यूज करते हैं और दूसरा आप क्या करते हैं टंगस्टन लैंप यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पेक्ट्रा जनरेट होता कैसे है। तो जैसे ये लिख दिया होगा आपने, इसमें कोई समस्या नहीं है, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, तो मेरे पास सोर्स होता है, मेरे पास ये सोर्स है, ये सोर्स है मान लीजिए। तो जैसे मतलब क्या है, मान लीजिए ये सैंपल है, मेरे पास सैंपल है, इस सैंपल पे मैंने यूवी लाइट डाली, अगर यूवी विजुअल रेंज की लाइट डाली तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन शो करेगा। ये क्या होगा, एक्साइटेशन शो करेगा। एक्साइटेशन कैसे करेगा, इसी को बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होते हैं बॉन्ड, होते हैं दो तरीके के आपके पास। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है आपके पास पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, सिंगल बॉन्ड की वजह से बनता है। पाई बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बनता है। कोई समस्या इसमें। इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आपके दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से वाले हो गए हैं आपके, बॉन्डिंग हो गए हैं और नॉन बॉन्डिंग हो गया है, नॉन बॉन्डिंग हो गया है, बॉन्डिंग हो गया है। बॉन्डिंग कौन से होते हैं, सिग्मा और पाई क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, और लोन पेयर क्या होते हैं मेरे, नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिग्मा हो गया, पाई हो गया। सिग्मा सिंगल बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से डबल या ट्रिपल। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से होते हैं, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग में लोन पेयर। अब इसको देखते हैं हम। अब हमको इसी से डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, जरा इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे पास होता है, मेरे पास यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले नीचे होता है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड की वजह से सिग्मा। उसके बाद होता है पाई, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से मेरे पास पाई जनरेट होता है। और फिर मेरे पास होता है नॉन बॉन्डिंग। इन दोनों को हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, BO बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको कहते हैं NO मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, पहले सिग्मा, ये नीचे वाले क्या है आपके, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये क्या है आपका नॉन बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्ड बनाने बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर का फिर होता है पाई स्टार, और फिर होता है आपके पास सिग्मा स्टार। ये हो गया है रेंज। सिग्मा सिंगल बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, पाई का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके, और सिग्मा स्टार, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके। कोई समस्या है इसमें। अब ट्रांजिशन, इन नीचे वाले दो को हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, ये नॉन बॉन्डिंग होता है, बाकी उसका वो क्या एक्साइटेड स्टेट है। तो जो पहला ट्रांजिशन जो होता है आपका, पहला ट्रांजिशन होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से पहला ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। बेसिकली ये किसमें मिलता है, ये एल्केन में मिलता है। कैसे एल्केन में मिलता है, और इस ट्रांजिशन, ये इसकी जो वेव लेंथ होती है वो होती है बिलो देन 150। किधर कितनी होती है, 150 नैनोमीटर से कम होती है। बिलो देन 150 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। और इसकी जो क्योंकि वेव लेंथ कम है तो इसकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के। मतलब एनर्जी बढ़ी तो वेव लेंथ घटेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसीलिए वेव लेंथ कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा। किस में मिलेगा, एल्केन में मिलेगा, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा वाला ट्रांजिशन है आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। दूसरा, ये पहला ट्रांजिशन है, ये दूसरा ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, ये इन किन कंपाउंड में मिलेगा। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो और क्या हो, हेट्रो एटम और विथ लोन पेयर, विथ क्या हो, लोन पेयर। हेट्रो एटम हो और उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। जैसे अल्कोहल देखो, ROH अल्कोहल, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन हेट्रो एटम के पास लोन पेयर। हेट्रो एटम कौन सा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हो गया। और या ईथर, इस तरीके का ट्रांजिशन इनमें होगा। या एमाइन, RNH2 एमाइन, जिसके पास भी लोन पेयर है। इनमें क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। ये ट्रांजिशन जो होगा इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सिग्मा से सिग्मा स्टार के मुकाबले। तीसरा ट्रांजिशन है मेरा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन होता है वो 150 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक के बीच का होता है।
कौन सा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है, ये आपका डबल बॉन्ड कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होता है, और ये होता है मोर देन 250 पे, मोर देन 250 नैनोमीटर पे, सॉरी मोर देन 200 नैनोमीटर में होगा। तीसरा ट्रांजिशन कौन सा है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये तीसरा ट्रांजिशन है, किसमें होगा, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में मोर देन 200 नैनोमीटर पे, ये हो गया है। और आखिरी ट्रांजिशन जो मेरा होगा, ये नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार होगा। ये ट्रांजिशन तो फॉरबिडन ट्रांजिशन सबसे, तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन ये होगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड में। अब यहाँ से आपको दो सवाल दे सकता है, ये दो सवाल दे, उसको उतार दीजिए, फिर इससे कैसे सवाल पूछ सकता है मैं उस बात पे बात कर लेता हूँ, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ये देखे कार्बोनाइल कंपाउंड पे, देखो कितने इस वाले टॉपिक से कितने टाइप के सवाल उतार दिया होगा, कितने टाइप के सवाल पूछ सकता है, मैं वो सब एक साथ दिखा देता हूँ आपको, एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कितने सवाल पूछ सकता है। पहले वो पूछ ले कि ट्रांजिशन की एनर्जी, आपको एनर्जी पूछ ले, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा से सिग्मा स्टार होती है एनर्जी, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ये एनर्जी है। ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है। और एनर्जी क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्स होती है, अगर मुझे वेवलेंथ का ऑर्डर बताना हो तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ये किसका ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। ये दो सवाल यहाँ से पूछ सकता है। या फिर वो आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है कि मेथनॉल है, मेथनॉल में कौन सा ट्रांजिशन होगा, क्योंकि मैंने कहा सिंगल बॉन्ड है और हेटेरो एटम के पास लोन पेयर है, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। एक ही सबसे एक ही ट्रांजिशन होगा, एक ही ट्रांजिशन तो होगा ही। और दूसरा ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है, दूसरा ट्रांजिशन ये हो सकता है, दूसरा सिग्मा से सिग्मा स्टार भी है इसके पास। आपके पास मॉलिक्यूल दे दिया उसने और उसने पूछा कौन सा ट्रांजिशन इसमें से है, या फिर ये इसमें ये पूछ लिया कि कौन सा ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी पे होगा, तो इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी में तो ये होगा, वेवलेंथ की बात करेंगे तो ये वेवलेंथ पे होगा। या फिर उसने सवाल पूछ लिया आपसे, मान लो उसने आपसे पूछ लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है H है, इसमें कौन सा आपका क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, तो ये हो गया है। इसकी वजह से कौन सा ट्रांजिशन होगा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। और अगर ये पूछ ले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कौन सा होगा, इसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, इस तरीके से पूछेगा वो आपसे। या उसने ये पूछ लिया CH3Cl, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो ये इसके पास लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, तो इसके पास कौन सा होगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। ठीक है जी, इतनी सी बात हो गई है, इससे सवाल हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कोई टफ नहीं है, ये कर दोगे आप लोग। अच्छा, दो टॉपिक और बताता हूँ और स्पेक्ट्रो खत्म कर देता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर बात करूंगा किसमें, आज ही थोड़ी देर में अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे किसमें, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड पे बात करेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वीडियो है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास क्या, शिफ्ट इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम। एक बात समझो, यूवी में जो हम ग्राफ खींचते हैं वो खींचते हैं हम किसके बीच में, वेवलेंथ वर्सेस किसके बीच में, वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच का ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ मेरा एब्जॉर्बेंस होता है y एक्सेस पे, x एक्सेस पे मेरा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होती है 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, और इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ लैम्डा मैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ मैक्सिमम। अब एक चीज समझो, यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं शिफ्ट इन। देखो सबसे पहले होते हैं दो टर्म पढ़ना है मुझे, पहले क्रोमोफोर पढ़ना है। क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है कि जो क्या होता है, कंपाउंड को क्या करता है, कलर क्या करता है, इम्पार्ट करता है, जिनकी वजह से कोई भी कलर क्या होता है, इम्पार्ट होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और एनर्जी को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C डबल बॉन्ड O, या हो गया है OH NH2, ये सब हो गया है। ये क्रोमोफोम क्या करते हैं, इनर का कलर, कंपाउंड को कलर, देखो इनका अपना कलर होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी को कम करते हैं, वेवलेंथ को बढ़ाते हैं। दूसरा होता है ऑक्सोक्रोमोफोम
क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोमोफोर का क्या होता है, इनका अपना कोई कलर नहीं होता है, अपना कोई रंग नहीं। देखो क्रोमोफोर का अपना रंग होता है, लेकिन ऑक्सोफोर का अपना कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या करता है, उसको रंगीन कर देते हैं। ठीक है, मेरा कोई रंग नहीं है लेकिन मैं किसी के साथ ऐड हो रहा हूँ तो वो रंगीन कर देता है। जैसे हाँ, ये कौन से होते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग OH, ऑक्सोक्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोमोफोर के पास क्या होना चाहिए, हेटेरो एटम होने चाहिए, उसके बाद लोन पेयर होने चाहिए। OH हो गया या आपका NH2 हो गया, ये सब ऑक्सोक्रोमोफोर हो गया है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इनको देख लेना, इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट कैसे होगा, जरा इसको ध्यान से देखेंगे हम। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ खींचा था, तो सबसे पहले इस वाले एक्सेस पे मेरा वेवलेंथ है, एक्स एक्सेस पे मेरा क्या है, वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ अगर बढ़ेगी, मान लो वेवलेंथ बढ़ा, अगर वेवलेंथ को बढ़ना कहलाता है आपका देखो 4 टर्म्स है यहाँ पे, इसको समझना है मुझे। सबसे पहले होता है बाथ क्रोमिक शिफ्ट क्या होता है आपका, वेवलेंथ का बढ़ना, वेवलेंथ का क्या होना, वेवलेंथ का बढ़ जाना। मान लीजिए 200 नैनोमीटर वेवलेंथ है, आपने उसमें डबल बॉन्ड जोड़े और वो 250 नैनोमीटर हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाथ क्रोमिक शिफ्ट। इस बाथ क्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट भी कहते हैं, बाथ क्रोमिक शिफ्ट। दूसरा होता है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होती है, आपका जो लैम्डा मैक्स होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। वेवलेंथ पहले 200 नैनोमीटर 50 थी, अब कम हो गई है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। हिप्सोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। अब हिप्सो और हाइपरक्रोमिक, अब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का बढ़ना और घटना होता है हिप्सो और हाइपर। ठीक है जी, इतना सा बात हो जाएगा मेरा इसमें। ठीक है, यहाँ भी नेक्स्ट फाइनल टॉपिक है, 2 मिनट थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से थोड़ा सा याद रख लीजिए। वुडवर्ड फिशर रूल इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो है, इस वीडियो को मस्त देखिए। वुडवर्ड फिशर रूल में आपको क्या करना है, वुडवर्ड फिशर रूल में हमारे पास क्या होता है, हमको जरा एक चीज समझना। सबसे पहले होता है डाइईन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर दोनों डबल बॉन्ड मेरे अलग अलग रूम में एटम उसमें है, रिंग में है, तो इसको कहते हैं हम क्या, हेट्रो एनुलर। क्या कहते हैं, हेट्रो एनुलर। और हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर। होमो एनुलर की बात करूं मैं, अगर होमो एनुलर की बात करूं मैं, तो होमो एनुलर डाइईन की बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यू जोड़ने पे +5 होता है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट +5 होता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 30 का +30 का। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है वुडवर्ड फिशर रूल। इसका जो वीडियो है उस वीडियो को देखिए, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रही है इसलिए। हाँ, बाकी लोग अगर आप जहाँ भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए बाकियों तक। थैंक यू।